हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप की, रसारोहण की। ये टॉपिक वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, प्लांट्स में जल अवशोषण से संबंधित है। प्लांट्स में रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद, जल को अवशोषित करने के बाद पानी किस तरह से रूट्स के टिश्यूज से प्लांट्स के एरियल पार्ट तक पहुंचता है, एरियल पार्ट्स तक वाटर की मूवमेंट और ट्रेवलिंग की प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, रसारोहण कहा जाता है। रसारोहण क्या है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम root to aerial part of plant against the gravitational force is called as एसेंट ऑफ सैप। जल का गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जड़ों से पादप के वायवीय भागों की ओर स्थानांतरण रसारोहण कहलाता है। प्लांट्स में रूट के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर, जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पादप के वायवीय भागों तक, दैट मीन्स रूट से एरियल पार्ट की तरफ अपवर्ड मूवमेंट, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जो हमेशा किसके अगेंस्ट में होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में रूट से एब्जॉर्ब वाटर प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक ट्रेवलिंग करता है, स्थानांतरण करता है। इसी ट्रेवलिंग प्रोसेस को, वाटर की इसी अपवर्ड मूवमेंट को रसारोहण कहा जाता है, एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। एसेंट ऑफ सैप की एक डेफिनेशन क्या होगी? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स, फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का पादप के वायवीय भागों की ओर स्थानांतरण, और ऐसा स्थानांतरण जो हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की ओर लगता है और वाटर मूवमेंट किधर होती है? प्लांट्स में ऊपर की ओर। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वाटर का प्लांट्स में ऊपर की ओर एरियल पार्ट्स की तरफ मूवमेंट ही एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। इस एसेंट ऑफ सैप की मैकेनिज्म में प्लांट्स में प्रेजेंट जाइलम टिश्यू, जाइलम उत्तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जाइलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जाइलम वाटर को अपवर्ड मूव करने में कॉलम प्रोवाइड करवाता है, स्थान उपलब्ध करवाता है। जाइलम के कंटेंट, जाइलम कंटेंट्स की हेल्प से वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। जाइलम कंटेंट ही प्लांट्स में वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो ये सिद्ध करता है, ये प्रूव करता है कि प्लांट्स में वाटर मूवमेंट के लिए जाइलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
रसारोहण का मार्ग, यानी जाइलम की हेल्प से ही रसारोहण होता है, जाइलम की हेल्प से ही एसेंट ऑफ सैप होता है। इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे हम बाल्सम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बाल्सम एक्सपेरिमेंट, बाल्सम एक पादप है, गुल मेहंदी पादप। इस गुल मेहंदी पादप पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में बाल्सम प्लांट को यूज में लेकर एसेंट ऑफ सैप के पाथ मार्ग को डिटेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें बाल्सम प्लांट गुल मेहंदी पादप की एक टहनी को तोड़कर, गुल मेहंदी पादप की एक टहनी को काटकर ईओसिन के सॉल्यूशन में रखा गया कुछ घंटों के लिए। ईओसिन एक डाई है, एक रंजक है जो कि रेड कलर का होता है। जब इस ट्विग को ईओसिन सॉल्यूशन के अंदर रखा गया कुछ घंटों के लिए और कुछ घंटों के बाद जब इस ट्विग को देखा गया तो यह पाया गया कि ट्विग के स्टेम और लीफ में प्रेजेंट वेसल्स, दैट मींस जाइलम कंपोनेंट, स्टेम के जाइलम कंपोनेंट और लीफ के जाइलम कंपोनेंट वेसल्स में, लीफ वेसल्स में रेड कलर डेवलप हो जाता है। ये रेड कलर ईओसिन की प्रेजेंस के कारण ही होता है। प्लांट के किसी अदर टिश्यू में ये रेड कलर इनकॉर्पोरेट, रेड कलर नहीं आता है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम, एटीसी। इन किसी भी टिश्यूज में रेड कलर डेवलप नहीं होता है, केवल जाइलम कंपोनेंट्स में ही रेड कलर दिखाई देता है। रेड कलर की ये प्रेजेंस इस वजह से आती है क्योंकि ईओसिन डाई, ईओसिन जो पिगमेंट है, ये ईओसिन डाई केवल डेड और लिग्निफाइड लिग्नीकृत कोशिकाओं को ही अभिरंजन देता है, कलर देता है। और जाइलम कंटेंट जो कि डेड सेल्स से मिलकर बना है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स से, ट्रैकिड्स और वेसल्स, जाइलम में प्रेजेंट ये डेड सेल्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स लिग्निफाइड होती है। लिग्निन की प्रेजेंस के कारण ही जाइलम कंपोनेंट्स इस ईओसिन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इस तरह से बाल्सम एक्सपेरिमेंट, बाल्सम प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जाइलम के थ्रू वाटर कंडक्शन की प्रोसेस को प्रूव किया गया था और यह बताया गया कि एसेंट ऑफ सैप में जाइलम ही एक ऐसा कंटेंट है जो कि पाथ प्रोवाइड करवाता है वाटर को मूव होने के लिए। वाटर मूवमेंट के लिए जाइलम के थ्रू ही वाटर मूवमेंट कंडक्ट होती है। ये एक बाल्सम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया गया। इसी तरह से डिक्सन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लांट की ट्विग को काटकर उसके नीचे वाले हिस्से पर वैक्स लगा दिया जाता है। ट्विग के नीचे वाले पार्ट पर, कटेड ट्विग के नीचे वाले पार्ट पर वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है। वैक्स की कोटिंग के कारण जाइलम सील हो जाता है वैक्स से। जाइलम को
जाइलम कंटेंट को, ट्विग के जाइलम कंटेंट को वैक्स से सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब इस प्लांट को जब इओसिन सॉल्यूशन में रखा गया तो प्लांट्स की जाइलम कंटेंट, स्टेम के जाइलम कंटेंट और लीफ के जाइलम कंटेंट में किसी तरह का कलर डेवलप नहीं हुआ और साथ ही साथ ट्विग की लीव्स में भी विल्टिंग आ जाती है, वो मुरझा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट रुक जाता है वैक्स की प्रेजेंस के कारण। तो इस तरह से ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट और बाल्सम एक्सपेरिमेंट से एसेंट ऑफ सैप के पाथ को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट हम लेते हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की क्रियाविधि प्रक्रिया, प्लांट में किस तरह से एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस कंडक्ट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट्स ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए, अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। इस क्रम में, इस सीरीज में 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स थियरी, जैव बल सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत और फिजिकल फोर्स थ्योरी। भौतिक बल सिद्धांत। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए थे, अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, जिनमें 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव बल सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। सबसे पहले हम लेते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी को, जैव बल सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव बल सिद्धांत, ये सिद्धांत प्लांट्स में लिविंग सेल्स के थ्रू, जीवित कोशिकाओं के की सहायता से रसारोहण की प्रक्रिया को समझाता है। वाइटल फोर्स थ्योरी, अलग अलग साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी के फेवर में अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है थियरी ऑफ गोडलेवस्की। गोडलेवस्की का सिद्धांत, गोडलेवस्की ने यह सिद्धांत 1823 में दिया था। गोडलेवस्की के अकॉर्डिंग पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ जाइलम, पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ जाइलम एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स ऑफ जाइलम में एक प्रेशर डेवलप होता है जो कि जाइलम सेल्स की वाइटल एक्टिविटी, जैविक क्रियाओं के कारण होता है। गोडलेवस्की के अकॉर्डिंग प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप, प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जाइलम की लिविंग सेल्स, दैट मींस पैरेनकाइमेटस सेल्स में एक प्रेशर का डेवलप होना, जो कि इन पैरेनकाइमेटस सेल्स में
जैविक क्रियाओं के कारण डेवलप होता है, वाइटल एक्टिविटीज के कारण डेवलप होता है। जाइलम सेल्स की जाइलम की पैरेन्काइमेटस सेल्स की वाइटल एक्टिविटी के कारण एक फोर्स डेवलप होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, जो कि प्लांट्स में एसेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी क्रम में जेसी बोस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे पल्सेटरी थ्योरी कहा जाता है। पल्सेटरी थ्योरी जेसी बोस ने दी थी। जेसी बोस के अकॉर्डिंग एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस पीरियोडिक वाइब्रेशन इन इनर कॉर्टिकल सेल्स के कारण होता है। जेसी बोस के अकॉर्डिंग इनर कॉर्टिकल सेल्स दैट मीन्स द नियर बाई सेल्स ऑफ एंडोडर्मल लेयर। प्लांट्स में एंडोडर्मिस के जस्ट पास में प्रेजेंट कॉर्टिकल सेल्स जो कि इनरमोस्ट कॉर्टिकल सेल्स हैं, इन इनरमोस्ट कॉर्टिकल सेल्स में वाइब्रेशन होता है, पीरियोडिक वाइब्रेशन फिर रिलैक्सेशन, वाइब्रेशन एंड देन रिलैक्सेशन। इन्हीं कॉर्टिकल सेल्स में, इनरमोस्ट कॉर्टिकल सेल्स में वाइब्रेशन के कारण एक फोर्स डेवलप होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, जो प्लांट्स में एसेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जेसी बोस के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। गोल्डलेवस्की और जेसी बोस के बाद एक थ्योरी आई थी, रिले पंप थ्योरी। रिले पंप थ्योरी के अकॉर्डिंग जाइलम वेसल्स एंड जाइलम रे, जाइलम वाहिका और जाइलम रश्मि की कोशिकाओं में, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम रे सेल्स में कंटिन्यूअस ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। लगातार ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है जाइलम वेसल्स एंड जाइलम रेज के अंदर। जाइलम रेज और जाइलम वेसल्स में डेवलप होने वाले इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। इस रिले पंप थ्योरी, जेसी बोस की पल्सेटरी थ्योरी और गोल्डलेवस्की की थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज वाइटल फोर्स थ्योरी के अंडर में आती है, जिसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में प्रेजेंट लिविंग कंटेंट, जीवित भाग एसेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। परंतु बाद में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि यदि प्लांट्स की लिविंग सेल्स को पिक्रिक एसिड से यदि डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, प्लांट्स के लिविंग कंटेंट को पिक्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो भी एसेंट ऑफ सेप कंडक्ट होता रहता है। दैट मीन्स स्ट्रासबर्गर के अकॉर्डिंग लिविंग सेल्स का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता एसेंट ऑफ सेप के लिए। एसेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है प्लांट्स में प्रेजेंट डेड सेल्स। डेड सेल्स ही ऐसी हैं, जाइलम की डेड कंपोनेंट जैसे वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये दो ऐसे डेड कंटेंट्स है जो एसेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लिविंग सेल्स का कोई रोल नहीं होता है। इसी कमी के कारण वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद एक थ्योरी आई थी, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, ये थ्योरी प्रपोज की थी प्रिस्टले ने।
प्रपोज्ड बाय प्रिस्टले। प्रिस्टले ने रूट प्रेशर थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट्स में जाइलम सैप में प्रेशर रूट्स की एक्टिविटी के कारण आता है। रूट्स में रूट सेल्स प्रिस्टले के अकॉर्डिंग रूट्स की सेल्स में टर्जिडिटी की प्रोसेस कंडक्ट होने के कारण, स्फितता के आने के कारण, जब रूट सेल्स में वाटर का एंडोस्मोटिक मूवमेंट होता है, रूट सेल्स में जब जल का अंतःपरासरणीय गमन होता है, तो उस कारण से रूट सेल्स में स्फीति आ जाती है, टर्जिडिटी आ जाती है। और यही टर्जिडिटी जाइलम सैप में एक प्रेशर कंडक्ट करती है, एक प्रेशर डेवलप करती है, जिसे रूट प्रेशर कहा जाता है। रूट सेल्स की एक्टिविटी के कारण जाइलम में डेवलप होने वाले इसी पॉजिटिव प्रेशर के कारण वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। परंतु ये रूट प्रेशर, प्लांट्स में डेवलप होने वाला ये रूट प्रेशर केवल 2 एटमॉस्फेयर लेवल का होता है, 2 ATM लेवल का होता है। और इस 2 ATM लेवल से केवल 12 फीट की ऊंचाई तक वाटर को अपहिल मूव किया जा सकता है। 12 फीट की ऊंचाई तक पानी को इस 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से पहुंचाया जा सकता है, जो कि रूट्स में डेवलप होता है। परंतु कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हजारों मीटर लंबे होते हैं। इन लंबे प्लांट्स में ये रूट प्रेशर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन लंबे प्लांट्स जो कि 12 फीट से भी लंबे होते हैं, इन प्लांट्स के लिए अप्लाइड फोर्स लगभग 20 एटमॉस्फेयर का होना मस्ट है। बड़े प्लांट्स जो लार्ज प्लांट्स हैं, उन लार्ज प्लांट्स में रूट प्रेशर जब 20 एटमॉस्फेरिक लेवल का होगा, उस समय वाटर का अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए रूट प्रेशर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। रूट प्रेशर थ्योरी केवल स्मॉल प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है? रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग रूट्स की सेल्स में टर्जिडिटी डेवलप होने के कारण एक प्रेशर डेवलप होता है, जिससे जाइलम सैप पर दबाव पड़ता है, प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी प्रेशर के कारण वाटर अपवर्ड मूवमेंट कर पाता है। पर इस टर्जिडिटी के कारण डेवलप होने वाले प्रेशर की वैल्यू लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, 2 वायुमंडलीय दाब की होती है, और इस दाब पर केवल पानी को 12 फीट की ऊंचाई तक धकेला जा सकता है, पुश किया जा सकता है। इसलिए ये थ्योरी केवल छोटे प्लांट्स जिनकी हाइट कम होती है, इन स्मॉल प्लांट्स के ऊपर ये थ्योरी एप्लीकेबल है। पर ऐसे प्लांट्स जो कई मीटर लंबे होते हैं, बहुत अधिक लंबे होते हैं, हाइट वाले होते हैं, उन प्लांट्स के लिए रूट प्रेशर की वैल्यू का होना लगभग 20 एटमॉस्फेयर माना जाता है। जब तक रूट प्रेशर 20 एटमॉस्फेरिक लेवल का नहीं होगा, तब तक इन लार्ज प्लांट्स में वाटर का अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवाया जा सकता है रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसीलिए लार्ज प्लांट्स में, जो बड़े प्लांट्स हैं, इन बड़े प्लांट्स में रूट प्रेशर थ्योरी अप्लाई नहीं की जाती है, और इसी कमी के कारण इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। रूट प्रेशर थ्योरी के बाद एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी फिजिकल फोर्स थ्योरी। भौतिक बल सिद्धांत। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट्स की लिविंग सेल्स एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एसेंट ऑफ सैप के लिए प्लांट्स में कुछ फिजिकल फोर्सेस डेवलप होते हैं, कुछ भौतिक बल डेवलप होते हैं, जो एसेंट ऑफ सैप के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस फिजिकल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट था केपलरी फोर्स थ्योरी। ये केपलरी फोर्स थ्योरी बोहेम ने प्रपोज की थी। बोहेम ने प्रपोज की थी। बोहेम के अकॉर्डिंग
xylem vessels act as a capillary बोहेम के अकॉर्डिंग जाइलम कैपिलरी की तरह वर्क करता है, केशिका की तरह वर्क करता है। केशिका एक कांच की बनी हुई पतली नली जैसी संरचना है और जब इस पतली कैपिलरी को पानी से भरे हुए बीकर में रखा जाता है तो ये कैपिलरी वाटर को अपने आप ऊपर की ओर मूव करवा देती है। कैपिलरी के थ्रू वाटर का मूवमेंट कैपिलरी एक्शन कहलाता है। इसी कैपिलरी की तरह जाइलम वेसल्स भी प्लांट में वर्क करता है। जाइलम वेसल्स कैपिलरी की तरह वर्क करता है और एक कैपिलरी फोर्स डेवलप करता है। इसी कैपिलरी फोर्स के कारण वाटर की अपवर्ड मूवमेंट जाइलम कंटेंट के थ्रू प्लांट्स में होती है। ये थ्योरी दी थी बोहेम ने। बोहेम के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया वाइटल फिजिकल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे इम्बिबिशन थ्योरी कहा जाता है। अंतःचूषण सिद्धांत। इम्बिबिशन थ्योरी सैच ने प्रपोज की थी। वॉन सैच के अकॉर्डिंग जाइलम कंटेंट वॉन के अकॉर्डिंग जाइलम कंटेंट वाटर को इम्बाइब करते हैं। इम्बाइब अंतःचूषण का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल की सरफेस पर वाटर का एडजॉर्ब होना। किसी भी पार्टिकल की सतह पर सरफेस पर वाटर का एडजॉर्प्शन। किसी भी पार्टिकल की सरफेस पर वाटर का एडजॉर्प्शन थिन फिल्म की फॉर्म में, एक पतली फिल्म की फॉर्म में वाटर का एडजॉर्प्शन ही इम्बिबिशन कहलाता है, अंतःचूषण कहलाता है। वॉन सैच के अकॉर्डिंग जाइलम कंटेंट में भी इम्बिबिशन की प्रोसेस कंडक्ट होती है। जाइलम कंटेंट यानी जाइलम वॉल, जाइलम कंटेंट की वॉल वाटर को इम्बाइब करती है, यानी जाइलम कंटेंट जैसे वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की वॉल वाटर को इम्बाइब करती है, अपनी सतह के ऊपर अधिशोषित करती है, एडजॉर्ब करती है। और इसी एडजॉर्प्शन के कारण, अधिशोषण के कारण, जाइलम कंटेंट की वॉल के थ्रू वाटर के एडजॉर्प्शन के कारण वाटर कंटेंट जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स में अपवर्ड मूवमेंट कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था वॉन सैच ने। वॉन सैच के बाद सबसे ज्यादा रिलायबल कॉन्सेप्ट, फिजिकल फोर्स थ्योरी का सबसे ज्यादा रिलायबल कॉन्सेप्ट दिया गया था डिक्सन और जॉली ने। डिक्सन एंड जॉली ने एसेंट ऑफ सैप के लिए रिलायबल कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, जो एट प्रेजेंट एप्लीकेबल है एसेंट ऑफ सैप की मैकेनिज्म के लिए। एसेंट ऑफ सैप की मैकेनिज्म के लिए फिजिकल फोर्स थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी यानी वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत, ये सिद्धांत प्रपोज किया था डिक्सन एंड जॉली ने। डिक्सन एंड जॉली ने ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी डेवलप की थी।
इस थ्योरी को समझने के लिए एक छोटे से डायग्राम की हेल्प हम लेते हैं। एक छोटे से डायग्राम से इस ट्रांसपायरेशन फुल थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसपायरेशन फुल थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट्स में रूट वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है। प्लांट्स में रूट हेयर्स के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर, रूट हेयर से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड देन रूट जाइलम कॉलम तक पहुंचता है। रूट के जाइलम कॉलम तक ये वाटर पहुंचता है। जाइलम तक आने वाले इस वाटर को आगे अपवर्ड मूव करवाने के लिए, इसे खींचने के लिए, पुल करने के लिए प्लांट्स के एरियल पार्ट में प्रेजेंट लीव्स के थ्रू एक फोर्स डेवलप किया जाता है जिसे ट्रांसपायरेशन पुल फोर्स कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल कहा जाता है। ये वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल लीव सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू वाटर के ट्रांसपायरेट होने के कारण डेवलप होता है। जब लीव सेल्स में प्रेजेंट वाटर एनवायरमेंट में इवोपरेट होता है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से, तो उस टाइम लीव सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर या डीपीडी बढ़ जाता है। लगातार ट्रांसपायरेशन होने के कारण, कंटिन्यूअस ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होने के कारण लीव सेल्स का डीपीडी इंक्रीज हो जाता है। दैट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी के इंक्रीज होने से यहाँ वाटर डिमांड बढ़ जाती है, जल की मांग बढ़ जाती है। ये लीव सेल्स, लीव की मेसोफिल सेल्स इस वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए
लीफ में प्रेजेंट लीफ वेसल्स से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को गेन करती है लीफ वेसल्स में से, जाइलम कंटेंट से वाटर को सक करती है। इस वजह से लीफ वेसल्स में, लीफ के जाइलम कंटेंट में वाटर टेंशन की कंडीशन डेवलप होती है। वाटर टेंशन की ये कंडीशन धीरे धीरे रिले होती है पीटियोल की तरफ, लीफ के पीटियोलर पार्ट की तरफ। ये वाटर टेंशन का कॉलम लीफ के पीटियोलर पार्ट की तरफ कंडक्ट होता है। पीटियोलर पार्ट में प्रेजेंट वेसल्स वाटर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वाटर को सक करती है स्टेम के जाइलम कंटेंट से। स्टेम में प्रेजेंट जाइलम कंटेंट से इस वाटर को ये क्या करती है, पीटियोलर सेल्स फुलफिल करती है। तो इस तरह से लीफ सेल्स में डेवलप होने वाला ये वाटर टेंशन, जल तनाव की स्थिति रिले होती है लीफ सेल से लीफ वेसल्स में, लीफ वेसल्स से पीटियोल वेसल्स में, पीटियोल वेसल्स से जाइलम ऑफ स्टेम में। जाइलम ऑफ स्टेम इस वाटर डिमांड को फुलफिल करता है रूट में प्रेजेंट जाइलम कंटेंट से। तो इस तरह से एरियल पार्ट्स में एक प्रेशर डेवलप होता है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के कारण, और यही प्रेशर वाटर को सक करता है, एब्जॉर्ब करता है रूट पार्ट से। इस पूरी प्रोसेस में वाटर के कॉलम को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, वाटर कॉलम को कंटिन्यू बनाने के लिए 3 फोर्स वर्क करते हैं, 3 बल काम करते हैं। कोहेशन फोर्स, ससंजन बल, एडहेशन फोर्स, आसंजन बल एंड ट्रांसपायरेशन फोर्स। वाष्पोत्सर्जन बल। ट्रांसपायरेशन फोर्स लीफ की मेसोफिल सेल्स से डेवलप होता है। मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट वाटर कंटेंट स्टोमेटा के ओपन होने पर, रंध्रों के खुलने पर लगातार इवोपरेट होता है लीफ सरफेस से। तो मेसोफिल सेल्स में वाटर लॉस होने के कारण मेसोफिल सेल्स में ट्रांसपायरेशन फोर्स डेवलप होता है, वाष्पोत्सर्जन बल डेवलप होता है, और इस वजह से लीफ सेल्स में वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, जिससे लीफ सेल्स की डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। इस इंक्रीज डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए लीफ सेल्स नियर बाई लीफ सेल्स से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, नियर बाई सेल्स से एब्जॉर्ब करता है। नियर बाई सेल्स में अब वाटर टेंशन की कंडीशन अब डेवलप होती है। मेसोफिल सेल्स की नियर बाई सेल्स में वाटर टेंशन की कंडीशन डेवलप होती है, जिससे ये मेसोफिल सेल्स लीफ में प्रेजेंट वेन्स के लीफ वेसल्स से वाटर को सक करके कंप्लीट करती है। इस तरह से एक टेंशन लीफ की मेसोफिल सेल्स से लीफ वेसल्स तक पहुंचता है, और यही टेंशन ट्रांसपायरेशन के कारण लीफ वेसल्स में डेवलप होने वाला ये टेंशन धीरे धीरे पीटियोलर वेसल्स एंड देन स्टेम के जाइलम कंटेंट से होते हुए रूट के जाइलम कंटेंट तक पहुंचता है। रूट के जाइलम कंटेंट में आने वाला ये प्रेशर अब रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर को गेन करता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब वाटर को लेता है, और ये टेंशन लीफ से, दैट मीन्स एरियल पार्ट से रूट तक डेवलप होता है। एरियल पार्ट में डेवलप होने वाला यही प्रेशर रूट्स से, रूट के जाइलम कंटेंट से वाटर को अपवर्ड मूव करवाता है, वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। इस अपवर्ड मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए वाटर के 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस रोल प्ले करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट कोहेशन फोर्स, जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स का जाइलम वेसल्स की वॉल के साथ डेवलप होने वाला फोर्स, जिसे एडहेशन फोर्स कहा जाता है। जाइलम वेसल्स की वॉल और वाटर कंटेंट के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स एडहेशन फोर्स कहलाता है। तो ट्रांसपायरेशन पुल फोर्स की हेल्प से, ट्रांसपायरेशन पुल फोर्स की हेल्प से वाटर को पुल किया जाता है, खींचा जाता है, और इस वाटर कॉलम को, इस जल स्तर को सतत बनाए रखने के लिए जल के अणुओं के मध्य मिलने वाला, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलने वाला कोहेशन फोर्स
और वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वॉल के बीच में मिलने वाला फोर्स, एडेशन फोर्स, इस वाटर कॉलम को कंटिन्यू बनाए रखता है प्लांट में। तो इस तरह से प्लांट्स में वाटर का अपवर्ड मूवमेंट, दैट मीन्स एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी की हेल्प से इजी वे में समझाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो डिक्सन और जॉली ने दिया था आज एट प्रेजेंट एप्लीकेबल है। एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए डिक्सन जॉली के कॉन्सेप्ट को ही मोस्ट रिलायबल कॉन्सेप्ट माना जाता है, अत्यधिक मान्य कॉन्सेप्ट माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन की, दैट मीन्स ट्रांसपायरेशन की।